हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि दो स्टोरीज लेकर आई हूँ। इनमें से जो पहली स्टोरी है वो तो एक क्राइम स्टोरी है, और जो सेकंड स्टोरी है वो एक मेडिकल स्टोरी है, मेडिकल मिस्ट्री है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो सीधा हम शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरीज। ये घटना है 22 जनवरी 2024 की, जबकि एक थोड़ी सी एल्डरली महिला, यानी कि एक थोड़ी सी बूढ़ी महिला, जिसका नाम था जेनेट ली, वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी अपने ऑफिस में। और ये जो उसका ऑफिस था वो उसके घर के सेकंड फ्लोर पर था, और वो रहती थी न्यू कैसल इंग्लैंड में। इस समय वो अपने कुछ बैंक स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी, उनको थोड़ा सा सर्च करी थी, उसे कुछ देखना था। लेकिन उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि उसको बार बार अपने बॉयफ्रेंड की आवाज आ रही थी, जो कि डाउनस्टेयर्स था और किसी से बात कर रहा था। अब ये जो जेनेट का बॉयफ्रेंड था उसका नाम था रिचर्ड ओ कॉनेल, और वो और जेनेट वो करीब 20 सालों से एक साथ थे। हालांकि उनको 20 साल हो गए थे, यानी 20 ईयर्स हो गए थे साथ साथ में रहते, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने ऑफिशियली कभी भी शादी नहीं की थी। लेकिन हर तरीके से वो एक मैरिड कपल की तरह रहते थे साथ में, एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड थे, और उनको देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि ऑफिशियली उनकी शादी नहीं हुई है। अब क्योंकि वो इतने समय से साथ थे, इसी कारण से जो जेनेट थी उसने रिचर्ड को हर चीज में अपना पार्टनर बनाया हुआ था। यहां तक कि उसकी जो विल थी, जो वसीयत थी, उसमें भी जो जेनेट थी उसने रिचर्ड का नाम डाला हुआ था। जेनेट को ऐसा लगता था कि इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ये हमेशा साथ रहेंगे। और ये थोड़ा सा ऑब्वियस भी था, क्योंकि ये लोग 20 सालों से एक साथ थे, और ये लोग कभी भी अलग होने की कोई बात भी नहीं करते थे। क्लियरली अगर आप किसी को अपने विल में उसका नाम डाल के शामिल कर रहे हो, तो उसको आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होगा और बहुत ज्यादा प्यार होगा। जैनेट को ऐसा लगता था कि ये जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं, और रिचर्ड को भी बिल्कुल ऐसा ही उसके प्रति फील होता होगा। लेकिन बाद में, इसके कुछ दिनों बाद, जबकि उसने विल में इसका नाम डाल दिया था, इनकी जो रिलेशनशिप थी थोड़ी सी रॉकी होने लगी, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। अब ये जो इनके बीच की प्रॉब्लम्स थी, ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये लोग ओपनली एक दूसरे से बात करने लगे अलग होने की। ये लोग इस पॉसिबिलिटी पर अब बातचीत करने लगे थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को शायद धमकी देने लगे थे कि इनका ब्रेकअप हो सकता है। हालांकि अभी तक इतने 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस तरह की बातचीत इनके बीच में हुई हो। हालांकि बहुत सारे झगड़े हुए थे, लेकिन ब्रेकअप की कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन अचानक से ही अब एक पॉसिबिलिटी बनने लगी थी ब्रेकअप की, और स्पेशली इससे डील करना जेनेट के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा था। अभी अगर हम फिलहाल की बात करें तो अभी जेनेट अपने ऑफिस में है, और वो अपने बैंक स्टेटमेंट्स को देख रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको नीचे से रिचर्ड की आवाज आ रही है, और इसी कारण से वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। अब इसको पता था कि इसके और इसके बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप, यानी कि जेनेट और रिचर्ड के रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। हो सकता है कि इनका ब्रेकअप हो जाता, और इसके बाद उसकी जिंदगी कैसे होगी इसके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। और इसी कारण से भी उसका दिमाग बार बार इधर उधर वॉन्डर कर रहा था। इस कारण से भी उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो अपने स्टेटमेंट्स भी देख रही थी, नीचे से रिचर्ड की आवाज भी आ रही थी, और साथ ही उसके दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। उसको अपना फ्यूचर बहुत ज्यादा अनसर्टेन लगने लगा था, क्योंकि होता ही है कि हम किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, हमें उसकी आदत पड़ गई है, और अगर 15-20 साल से रह रहे हैं तो और ज्यादा आदत पड़ गई है, और उसके बाद अचानक से पता चले कि वो व्यक्ति हमको छोड़कर जा रहा है, अब हमें अकेला रहना है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कठिन होती होंगी। अब जेनेट को नीचे से रिचर्ड की आवाजें आ रही थी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बातचीत कर रहा है, लेकिन अब अचानक से ऐसा लगने लगा था कि वो जोर जोर से किसी के ऊपर चिल्ला रहा है। जेनेट को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि वो किसके ऊपर चिल्ला रहा है। हो सकता है वो किसी से फोन पर बात कर रहा हो, उसके ऊपर चिल्ला रहा हो किसी कारण से। लेकिन जब बाद में जेनेट ने और ज्यादा ध्यान से सुना, तो उसको ऐसा लगने लगा कि ये जो येलिंग थी, ये जो, इसको ऐसा लग रहा था कि ये चिल्ला रहा है, वो स्क्रीमिंग में, यानी कि चीखने में बदल चुका है। ऐसा लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि रिचर्ड दर्द से चिल्ला रहा है। अब जेनेट तुरंत ही अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। वो तेजी से डाउन स्टेयर्स भागी है देखने के लिए कि ये क्यों इतनी जोर जोर से चीख रहा है। जैसे ही ये सीढ़ियों से नीचे उतरी, और जैसे इसकी नजर फ्रंट डोर पर पड़ी, जो कि सामने ही था, तो उसने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसको ये जानती तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसको फेमिलियर लग रहा था। उसने एक व्हाइट कलर का लैब कोट पहना हुआ था, और उस समय इस व्यक्ति की पीठ थी इसकी तरफ जब इसने इसको पहली बार देखा था, और ऐसा लग रहा था कि ये फ्रंट डोर से बाहर निकलने जा रहा है, यानी कि घर से बाहर जा रहा है। अब ये अपने दिमाग में प्रोसेस करने लगी कि ये व्यक्ति कौन होगा,
और ये व्यक्ति इसके घर के अंदर क्या कर रहा है, यानी कि इसको कुछ भी इस समय समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक ही इसको रिचर्ड की आवाज फिर से आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो दर्द में जोर जोर से चीख रहा है, लेकिन इस समय जो उसकी आवाज थी थोड़ी सी धीमी थी, बहुत जोर जोर से नहीं चिल्ला रहा था। अब जेनेट सीधा रिचर्ड के पास गई। रिचर्ड ने उस समय अपने शोल्डर को पकड़ा हुआ था जोर से, और ऐसा लग रहा था कि उसको उसके कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है उसके कंधे पर। अब जेनेट सीधा उसके पास गई। उसने रिचर्ड से पूछना शुरू कर दिया कि क्या हो गया, क्या हो गया, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुई है, क्या हो रहा है। और इसके अलावा उसने ये भी पूछना शुरू किया कि वो व्यक्ति कौन था जो घर से बाहर आ रहा था, और तुम मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। रिचर्ड ने दर्द के कारण अपने दांत भींचे हुए थे, लेकिन किसी तरीके से उसने अब जेनेट को बताना शुरू किया कि उसको कोविड वैक्सीन लगी है, यानी कि वैक्सीन का शॉट लगा है, और उसमें उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और जो व्यक्ति तुमने देखा है घर के अंदर, वो उसको ये शॉट लगाने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये जो व्यक्ति था ये एनएचएस से आया था, यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज से आया था, और उसने ही आकर मुझे शॉट लगाया है। अब जेनेट ने ये सब कुछ सुन तो लिया, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पा रही थी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इसको कोविड शॉट लगाना था तो ये डॉक्टर के यहाँ खुद क्यों नहीं गया, क्यों इसने घर में किसी को बुलाकर ये शॉट लगवाया। ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल था। लेकिन फिलहाल ये सब सोचने का टाइम नहीं था। उसको दिख रहा था कि जो रिचर्ड है वो बहुत ज्यादा पेन में है, इतना ज्यादा पेन कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसने अपने शोल्डर को पकड़ा हुआ था और आगे पीछे रॉक कर रहा था, बहुत ज्यादा उसको दर्द था, और हो सकता था कि शायद इस शॉट के कारण उसको कोई रिएक्शन हो गया हो। अब उसने ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया कि ये सब कुछ कितना ज्यादा वियर्ड है। फिलहाल उसको ये सोचना था कि अब हमें रिचर्ड के साथ क्या करना है। अब इसने रिचर्ड से पूछा कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, मैं ड्राइव करके तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। वहां हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ तुम्हें इस रिएक्शन के लिए दे दें, तुम्हारा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। अब रिचर्ड ने सीधा जेनेट की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने जेनेट से कहा कि ये जो गाय जो एनएचएस से आया था, इसने मुझसे कहा है कि ये जो पेन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और ये जो पर्टिकुलर शॉट है जो मुझे आज लगा है, इसके बाद ऐसा ही दर्द होता है, और ये जो दर्द है ये अपने आप ठीक हो जाएगा, और इसी कारण से हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये जो पेन है धीरे धीरे खुद ही फेड हो जाएगा। अब जो जेनेट थी उसको अभी भी चिंता थी रिचर्ड की, लेकिन रिचर्ड उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था कि शायद ये जो दर्द है ये जल्दी सही हो जाएगा, और ऐसा भी लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता होगा, क्योंकि बहुत सारे शॉट्स ऐसे होते हैं जिसके बाद दर्द होता है। तो जेनेट को लगा कि अगर उस व्यक्ति ने, जो कि मेडिकल फील्ड से ही ताल्लुक रखता है, उसने ऐसा कहा है तो उसने ठीक ही कहा होगा। उसने रिचर्ड से कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दर्द ठीक हो जाएगा, तुम बर्दाश्त कर लोगे तो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम करो। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी ले जा सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई पेन किलर चाहिए तो मुझे बता दो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। रिचर्ड ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं वेट करूंगा पेन के कम होने का। उसके बाद जेनेट पलटी, वो सीधा फिर से अपस्टेयर्स गई। वहां जाकर उसने एक बार फिर से अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखने शुरू कर दिए। इसके बाद 2 दिन और बीत गए। अब जो जेनेट थी, इसको रिचर्ड को हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ा। पिछले 2 दिनों से तो रिचर्ड अपना दर्द बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन इन 48 आवर्स में जहां पर रिचर्ड को वो शॉट लगा था, यानी कि उसकी जो इंजेक्शन साइट थी वो बिल्कुल रेड हो गई थी, उसमें ब्लिस्टर्स, छाले पड़ने शुरू हो गए थे, और ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। और इन 48 आवर्स के अंदर ही ये जो जगह थी वो काली भी पड़नी शुरू हो गई थी। इसके बाद सीधा जेनेट रिचर्ड को लेकर इमरजेंसी में डॉक्टर्स के पास गई। उन्होंने रिचर्ड को डायग्नोज किया और बताया कि इसको एक प्रॉब्लम हो गई है जिसका नाम है नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस। ये एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है जिसको कॉमन भाषा में फ्लैश ईटिंग डिजीज कहा जाता है। यानी कि बेसिकली जो रिचर्ड की स्किन और मसल्स थी हाथ की, जहां पर उसको इंजेक्शन लगा था, वो सारी की सारी स्किन, उसके आसपास का एरिया डाई होने लगा था, यानी मरने लगा था, कहीं ना कहीं खराब होने लगा था और सड़ने लगा था। ये एक बहुत ही खतरनाक बात थी, और डॉक्टर्स ने अब रिचर्ड को बताया कि हमें तुम्हारी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी, और जो भी रोटिंग फ्लैश है, जो सड़ रहा है मांस, जो एरिया, उस सबको रिमूव करना पड़ेगा, काट कर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये जो इन्फेक्शन है ये और ज्यादा फैल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये सर्जरी करें, तुम्हें हमें बताना है कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। अब रिचर्ड ने इनको सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि 2 दिन पहले किस तरह से एक व्यक्ति ने उसको ये कोविड शॉट दिया था, और उसके तुरंत बाद ही मुझे ये बहुत ज्यादा पेन फील होने लगा था। उसके बाद ब्लिस्टर्स पड़ने लगे थे, ब्लीडिंग होने लगी थी, और स्किन काली पड़ने लगी थी।
अब जब रिचर्ड ये सारी चीजें डॉक्टर्स को बता रहा था तो जेनेट भी सब कुछ सुन रही थी। और जब रिचर्ड ने बताया कि एक एनएचएस का व्यक्ति आया था ये शॉट देने के लिए, उनके घर में आया था, तब जेनेट को याद आया कि ये जो व्यक्ति था उसने उसको बिल्कुल 1 सेकंड के लिए ही देखा था, पीछे से ही देखा था और थोड़ा सा उसका साइड का फेस देखा था। लेकिन उसको वो बहुत ज्यादा फेमिलियर लगा था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसा लग रहा था कि वो उसको जानती तो नहीं है लेकिन पहचानती है। अब जबकि उसने इस व्यक्ति के बारे में दोबारा से सुना तो अचानक से ही उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसको ये रियलाइज होने लगा कि वो व्यक्ति इसको बहुत ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा था। और जैसे ही उसको रियलाइजेशन हुआ उसके अंदर एकदम डर भर गया, वो बहुत ज्यादा डर गई। ये जो एनएचएस का व्यक्ति था वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको दोनों ही यानी कि जेनेट और रिचर्ड दोनों ही जानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना हुलिया थोड़ा सा बदल कर आया था और इसी कारण से जेनेट और रिचर्ड को अचानक से याद नहीं आया था कि वो व्यक्ति कौन था। ये जो व्यक्ति था जो उस दिन इनके घर पर आया था उसका नाम था थॉमस क्वान। और थॉमस जब इनके घर के अंदर आया वो शॉट लगाने के लिए यानी कि वैक्सीन का शॉट लगाने के लिए, तब उसने इसको वैक्सीन का सही शॉट लगाने के बजाय रिचर्ड को एक डेडली पेस्टिसाइड इंजेक्ट कर दिया था। और इस पेस्टिसाइड का नाम था आयोडोमिथेन। ये जो पेस्टिसाइड था ये इतना खतरनाक था जिसने तुरंत ही बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन प्रोड्यूस कर दिया था। रिचर्ड को बहुत ज्यादा दर्द इसीलिए महसूस हो रहा था क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और इसी कारण से वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगा था। धीरे धीरे उस पेस्टिसाइड ने वहां की स्किन को किल करना शुरू कर दिया था जहां पर इंजेक्शन लगा था। और एक समय ऐसा भी आता कि रिचर्ड की मौत हो जाती अगर उसको तुरंत इलाज ना मिलता। बाद में पता चला कि ये जो थॉमस क्वान था ये जेनेट का अपना बेटा था जो उस दिन थोड़ा सा वेश बदलकर थोड़ा सा हुलिया बदलकर वहां पर आया था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसकी माँ ने यानी कि जेनेट ने अपनी विल में रिचर्ड का नाम क्यों डाल दिया था। जेनेट ने यह भी व्यवस्था कर दी थी कि अगर उसकी मौत हो जाए तो रिचर्ड उसी घर में रहता रहेगा। और इससे भी इसका बेटा बहुत ज्यादा नाराज था। उसने डिसाइड किया था कि वो रिचर्ड को पॉइजन इंजेक्ट कर देगा ताकि रिचर्ड की मौत हो जाए और ये घर उसके हाथों से निकल जाए और जेनेट के बेटे को यानी कि उसको मिल जाए। लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। रिचर्ड इस सारे के सारे इंसिडेंट को सरवाइव कर गया। उसकी बहुत सारी सर्जरीज हुई और उनमें से कुछ सर्जरीज बहुत ज्यादा सीरियस थी जिसमें उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन फाइनली रिचर्ड पूरी तरह से रिकवर कर गया और इधर जो थॉमस था यानी कि जेनेट का बेटा उसको अरेस्ट कर लिया गया और अटेम्प्टेड मर्डर के लिए उसको कन्विक्ट किया गया। उसको बाद में 31 ईयर्स इन प्रिजन की सजा मिली। जेनेट ने भी अपने बेटे को इसलिए नहीं पहचाना था क्योंकि उसने उसको पीछे से देखा था और साइड से हल्का सा एक लुक देखा था तो वो भी पहचान नहीं पाई थी अपने बेटे को। वैसे भी वो पूरी तरह से हुलिया बदल कर आया था तो जेनेट भी अपने बेटे को नहीं पहचान पाई। वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलते भी नहीं थे। इधर जो रिचर्ड था उसने तो बहुत ही कम इससे मुलाकात की थी तो वो तो वैसे भी ठीक से जेनेट के बेटे को नहीं पहचानता था। और उसके बाद क्योंकि वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके भी आया था इसलिए भी रिचर्ड उसको नहीं पहचान पाया। थॉमस अपनी इस चाल में कामयाब भी हो जाता अगर हो सकता है उसने थोड़ा सा ज्यादा डोज दे दिया होता। कहीं ना कहीं उसकी डोज भी कम पड़ गई और उसके बाद क्योंकि उसका हाथ सड़ना शुरू हो गया था, खराब होना शुरू हो गया था, इस कारण से इनको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी और इस कारण से फाइनली रिचर्ड की जान बच गई। तो फिलहाल के लिए ये वाली स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अब मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ। ये घटना है अगस्त 2014 की, जबकि एक 24 इयर्स ओल्ड टूरिस्ट जिसका नाम था एंजेला लॉयंस वो वियतनाम की एक बहुत ही बिजी स्ट्रीट पर एक रेंटेड मोपेड चला रही थी। वो करीब 1 हफ्ते पहले स्कॉटलैंड से आई थी जहां पर वो रहा करती थी और यहाँ पर वो घूमने के लिए आई थी यानी एक ट्रिप के लिए आई थी। और अभी तक उसकी ये जो ट्रिप थी बहुत ही अच्छी रही थी। वो नाइट क्लब्स में जा रही थी, पार्टी कर रही थी, लोकल फूड खा रही थी, लोकल रिवर्स में स्विम कर रही थी और सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। फिलहाल उसने एक मोपेड रेंट की थी और उसको आराम से स्ट्रीट्स पर चला रही थी, धीरे धीरे चला रही थी। वो बहुत ही धीरे इसलिए चला रही थी क्योंकि वो आसपास की शॉप्स को भी देख रही थी, आसपास की सीनरी को देख रही थी और इसलिए उसको कोई भी जल्दीबाजी नहीं थी। तभी अचानक से उसको महसूस हुआ कि शायद किसी चीज को उसकी मोपेड ने बहुत जोर से हिट किया है। वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी जो बाइक थी वो नीचे गिर गई यानी मोपेड नीचे गिर गई और इसके साथ ही जो एंजेला थी वो भी सीधा जमीन पर आकर गिरी। उसका जो सर था वो भी सीधा ग्राउंड से जाकर टकराया था, बहुत ही जोर से टकराया था। लेकिन लकीली उसने एक हेलमेट पहनी हुई थी और इसी कारण से वो बच गई।
उसको ज्यादा चोट नहीं लगी। वो उठकर खड़ी हुई, उसने देखा कि वो ठीक ठाक है, उसकी कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी है। तब उसने आसपास देखा, वो देखना चाहती थी कि उसकी टक्कर किससे हुई है ऑब्वियसली। और तब उसने देखा कि उसकी जो टक्कर थी वो दूसरी मोपेड से हुई थी। लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो क्रैश था वो बहुत ही लो स्पीड पर हुआ था, और इसी कारण से ये दोनों ही मोपेड राइडर, यानी कि दोनों ही जिनकी टक्कर हुई थी आपस में, वो फिजिकली बिल्कुल ठीक थे। और यहाँ तक कि उनकी जो मोपेड्स थी वो भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अब इन्होंने एक दूसरे को सॉरी बोला कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इसके बाद जो दूसरा मोपेड राइडर था वो उठा और वहां से चला गया। इधर जो एंजेला थी वो देखना चाहती थी कि वो पूरी तरह से ठीक है या नहीं है, क्योंकि इसका जो सर था वो बहुत जोर से कंक्रीट से टकराया था। भले ही उसने हेलमेट पहनी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उसको सिर में दर्द हो रहा था। अब उसने अपना हेलमेट उतारा, उसने अपने स्कैल्प को टटोल कर देखा कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तब उसने पाया कि उसके सर पर छोटा सा बम्प लगा हुआ था, यानी कि उसका सर एक तरफ से थोड़ा सा फूला हुआ था। ऐसा जनरली होता है अगर सर पर चोट लग जाए। लेकिन इसके अलावा कोई भी इंजरी नहीं थी, बस जहां से वो टकराई थी सड़क पर, बस उसी जगह पर हल्का सा छोटा सा एक बम्प था। एंजेला के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जनरली होता रहता है, इस तरह की चोटें लगती रहती हैं। अब उसने वापस अपना हेलमेट पहना, मोपेड पर बैठी और उसके बाद घूमने के लिए निकल गई। इसके एक हफ्ते के बाद अब एंजेला वापस अपने घर आ चुकी थी, यानी कि ग्लासगो स्कॉटलैंड वापस आ चुकी थी, जहां पर वो रहती थी। और इस समय वो अपने डॉक्टर की क्लिनिक में बैठी हुई थी। यहाँ पर वो एग्जामिनेशन के लिए आई थी। हुआ ऐसा था कि जब वो वियतनाम में कुछ और दिन तक रही थी, तो वो लगभग रोज ही अपने इस बम को चेक करती थी। जो चोट उसके सर पर लगी थी उसको रोज चेक करती थी, और उसने पाया था कि जल्दी ही वो जो उसकी चोट थी सही हो गई थी, वो बम्प गायब हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर वापस लौटी थी, यानी कि स्कॉटलैंड वापस लौटी थी, तो उसको कुछ नए सिम्टम्स दिखाई देने लगे थे। और ये जो नए सिम्टम्स थे, ये उसको ऐसा लग रहा था कि उसी मोपेड इंसिडेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी कारण से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो अपने डॉक्टर के पास गई। ये जो उसका नया सिम्टम था ये था कि अचानक से ही उसको नोज ब्लीड्स शुरू हो जाते थे, यानी कि नाक से खून आना शुरू हो जाता था। और इस कारण से ऑब्वियसली उसको डरना ही था, क्योंकि ऐसा होने का कोई भी रीजन नहीं था। और वो सिर्फ एक ही चीज याद कर पा रही थी कि हाल ही में उसके सर पर चोट लगी थी। अब वो चाहती थी कि उसका डॉक्टर उसको एग्जामिन करे और फिगर आउट करे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फाइनली जो एंजेला का डॉक्टर था वो रूम में आया, उसने उसको एग्जामिन किया, उसकी नोज का, उसके हेड का अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन किया, उसकी पूरी की पूरी स्टोरी सुनी उस इंसिडेंट के बारे में जो कि हुआ था। और उसके बाद उसने एंजेला से कहा कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये जो नोज ब्लीड्स हैं इनका उस मोपेड एक्सीडेंट से कुछ भी लेना देना है। डॉक्टर ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नोज ब्लीड्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब यहाँ के वेदर में अपने आप को एडजस्ट कर रही है। यानी कि तुम वियतनाम से आई हो, वहां का जो वेदर है, जो इन्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा हॉट है, और अब तुम स्कॉटलैंड में आई हो जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, और इस कारण से तुम्हारी जो बॉडी है अपने आप को एडजस्ट कर रही है। और इस कारण से ये जो नोज ब्लीड्स है ये बिल्कुल कॉमन है, ऐसा होता है। अब डॉक्टर ने एंजेला को ये रिकमेंड किया कि तुम्हें वैसलीन लगानी चाहिए अपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर, ताकि वो मॉइस्ट रहे और नोज ब्लीडिंग ना हो। डॉक्टर ने यह भी कहा कि थोड़ा सा समय लो, तुम्हारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी कुछ ही दिन में। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। एंजेला अपने बाथरूम के अंदर होती है एक दिन, वो मिरर में देख रही होती है और वैसलीन अपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर लगा रही होती है। अब ये जो चीज थी, ये जो प्रैक्टिस थी वैसलीन लगाने की, ये हर दिन में वो कई कई बार करती थी। लेकिन ये जो नोज ब्लीड्स थे ये रुक ही नहीं रहे थे, और यहां तक कि ये जो नोज ब्लीडिंग थी ये बढ़ती जा रही थी और ज्यादा फ्रीक्वेंट होती जा रही थी। एक दिन में कई कई बार उसकी नाक से खून आने लगा था, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है और उसकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर रही है। अब एंजेला मुड़ी अपने शावर के नीचे चली गई और वाटर के वार्म अप होने का इंतजार करने लगी ताकि वो शावर ले सके। जैसे ही वो शावर के नीचे जाकर खड़ी हुई थी, वो सीधा ही अपनी नाक को टच करने लगी थी, जैसा कि वो जनरली आजकल बहुत ज्यादा करती थी, क्योंकि उसको बार बार नोज ब्लीड्स होते थे। अब वो जो अपनी नाक थी पूरा ऊपर से नीचे तक टच कर रही थी बाहर से ही। तभी उसने अपनी नाक के ऊपर वाले हिस्से में फील किया कि अंदर कुछ ना कुछ है, जैसे अंदर कोई चीज हो। अब उसने जब इस चीज को टच किया कि अंदर कुछ अजीब सा लग रहा है, मोटा मोटा सा, तो उसने इस चीज को बहुत जोर से दबा दिया। जब उसने इस चीज को ऊपर से ही जोर से दबाया तो ऐसा लगा कि ये जो चीज है वो ऊपर की तरफ स्लिप हो गई है।
यानी कि ऊपर की तरफ चली गई है, और उसके तुरंत बाद ही उसकी नाक से बहुत तेजी से ब्लड आने लगा। इतना ज्यादा ब्लड कि वो रुक ही नहीं रहा था, और उसके साथ ही बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर दर्द होने लगा एंजेला को। और ऐसा दर्द अभी तक किसी भी नोज ब्लीड के दौरान उसको नहीं हुआ था। उसकी नाक से बहुत ज्यादा ब्लड सीधा नीचे गिर रहा था, एकदम तेजी से नीचे गिर रहा था, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका जो पूरा फर्श था उसमें ब्लड ही ब्लड फैल गया, और एंजेला ऑब्वियसली बहुत ज्यादा घबरा गई। उसको कभी भी इतना ज्यादा नोज ब्लीड नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत नाक से ब्लड आ जाता था, लेकिन इतना ज्यादा कभी भी नहीं आता था। अब उसको पूरा यकीन हो गया था कि ये जो इंसिडेंट है ये कहीं ना कहीं इसके मोपेड वाले इंसिडेंट से कनेक्टेड है, यानी कुछ ना कुछ तो उस दिन ऐसा हुआ था जिस कारण से उसको ये खतरनाक नोज ब्लीड हो रहा है। अब वो तुरंत ही शावर से बाहर भागी, उसने कपड़े पहने और सीधा नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंची, और वहां से उसको इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। वहां पर एक नर्स आई और तुरंत ही उसके एग्जामिनेशन करने लगी। उसने इसको बिठा दिया था, उसका हेड पीछे की तरफ टिका दिया था चेयर पर, और सीधा ही जो नर्स थी उसकी नॉस्ट्रिल्स के अंदर देख रही थी ताकि देख सके कि क्या प्रॉब्लम है। एंजेला का सर पीछे की तरफ किया गया था ताकि उसका जो ब्लड है वो आना रुक जाए, और साथ ही बहुत सारी गॉजेस वगैरह लगा दी गई थी खून को रोकने के लिए। और इस कारण से वो नर्स को ठीक से देख नहीं पा रही थी, बस अपने आई कॉर्नर से ही वो थोड़ा बहुत नर्स को देख पा रही थी, और वो ये भी देख रही थी कि नर्स उसका एग्जामिनेशन कर रही है। फिर थोड़ी देर में एंजेला ने ये महसूस किया कि ये जो एग्जामिनेशन है ये काफी लंबा समय ले रहा है, यानी कि पता नहीं क्यों इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। और जब उसने देखा अपनी आंखों के कॉर्नर से कि नर्स क्या कर रही है, तो उसने पाया कि वो जो नर्स है वो बस वहां पर खड़ी हुई है और लगातार उसके नॉस्ट्रिल्स के अंदर घूरे जा रही है, लेकिन ना तो वो कुछ कह रही थी और ना कुछ कर रही थी। अब ऑब्वियसली ये देखकर एंजेला को बहुत जरा अजीब लगा। वो सीधा उठकर बैठ गई और उसने नर्स की ओर डायरेक्टली देखा। उसने नर्स से कहा कि क्या चल रहा है और क्या प्रॉब्लम है, और तब उसने पाया कि जो नर्स है पूरी तरह से फ्रोजन थी, जैसे वो अपनी जगह पर जम गई हो, और वो लगातार एंजेला को घूरे जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो क्या देख रही है। जैसे ही नर्स ने पाया कि एंजेला उठकर बैठ गई है और उससे सवाल कर रही है, तो अचानक से एक तरह से वो होश में आई और उसने कहा कि स्टे काम, मैं डॉक्टर को लेकर आ रही हूँ। एंजेला ने कहा कि स्टे काम मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो नर्स थी उसने कुछ भी नहीं बताया। वो सीधा मुड़ी और सीधा तेजी से चलती हुई, एक तरह से भागती हुई बाहर की तरफ गई डॉक्टर को बुलाने के लिए। बाद में वहां पर डॉक्टर आए, उसका ठीक से एग्जामिनेशन किया गया, और तब ये पता चला कि जो एंजेला के पहले डॉक्टर थे जिन्होंने बताया था कि तुम्हारी बॉडी एडजस्ट कर रही है यहाँ के वेदर से, वो पूरी तरह से ठीक थे। यानी कि इसके नोज ब्लीड्स का उस मोपेड एक्सीडेंट से कोई भी लेना देना नहीं था। उसकी कोई भी ब्रेन इंजरी नहीं हुई थी, उसके ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जो उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी वो किसी और चीज से जुड़ी हुई थी, और वो ये थी कि जब एंजेला वियतनाम में थी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत सारी लोकल रिवर्स में गई थी नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, पार्टी करने के लिए। तो लोकल रिवर में ऐसी ही एक विजिट के दौरान हुआ ये था कि उन रिवर्स में से एक लीच, यानी कि एक जोंक, जो कि उस रिवर के पानी में मौजूद थी, वो एंजेला के नाक के अंदर एंटर कर गई। और वो जो जोंक थी, जो लीच थी, वो 3 इंच लंबी थी, और वो सीधा एंजेला की नाक में घुस गई थी। और पिछले करीब 1-2 हफ्ते से वो उसकी नाक के अंदर ही मौजूद थी और लगातार उसका खून चूस रही थी। वो इसकी साइनस कैविटी में मौजूद थी, और उसके ब्रेन से ये जो लीच थी वो केवल एक फ्रेजाइल बोन होने के कारण दूर थी, यानी कि बीच में एक छोटी सी पतली सी बोन थी, और ये जो बोन थी वो केवल 0.5 मिलीमीटर थिक होती है। तो उस बोन के होने के कारण ही ये जो लीच थी अभी तक उसके ब्रेन में एंटर नहीं कर पाई थी। इसके बाद अब तुरंत ही इमरजेंसी में इसका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स को 30 मिनट्स लगे इस लीच को खींचकर उसकी नॉस्ट्रिल से बाहर निकालने में। बाद में एंजेला ने फुल रिकवरी कर ली थी, और उसके बाद से उसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि एंजेला की इस इंसिडेंट में जान भी जा सकती थी। ये जो लीच थी अगर उसके दिमाग में एंटर कर जाती तो दिमाग को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती। अगर उसकी मौत ना भी होती तो उसके साथ बहुत सारी और दिक्कतें हो सकती थी। उसकी किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, वो पैरालाइज हो सकती थी, और उसकी मौत की भी संभावना थी। तो कुछ भी हो सकता था एंजेला के साथ, लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ और एंजेला पूरी तरह से ठीक हो गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये दोनों ही स्टोरीज आपको कैसी लगी।
और मुझे ऐसा लगता है कि एंजल वाली स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज एक एक कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और साथ ही इस चैनल के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं भेज रहा है यूट्यूब इस वाले चैनल के, और नोटिफाई नहीं होता है अगर मेरी कोई भी नई स्टोरी आती है। तो प्लीज इस चैनल के नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कोई नई स्टोरी आई है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।